आगे देखें ये इससे पहले वाले लेक्चर में ए बी सी तीनों पार्ट्स किए थे। अब डी पार्ट है जी। ये हमारे पास इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम इज डी एक्स ओवर ए, इसी तरह डी वाई ओवर बी इज इक्वल टू डी यू ओवर सी लिख दिया। फिर इसको 1 2 3 कह दिया। अब 1 इज इक्वल टू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी यू ओवर माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू यू डी यू। इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी। इस तरह आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू c1। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल आ गया जी। इसी तरह आगे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। 1 और 3 को जब ऐड करेंगे डी एक्स प्लस डी यू, और नीचे क्या आ जाएगा u माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 के डी वाई ओवर यू स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। राइट साइड पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो u माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी यू प्लस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस यू इज इक्वल टू डी वाई। अब स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये u प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये y प्लस सी टू आ जाएगा। इसी तरह ये u प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 2c2 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड फर्स्ट इंटीग्रल आ गया जी। u प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू c3। और ये दोनों फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ये आप लोगों ने खुद प्रूव करने हैं ये दोनों फंक्शनली इंडिपेंडेंट। किस तरह? जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था a ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू c ओवर डिटर्मिनेंट। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये v और w फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। तो जब ये दोनों फंक्शनली इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएंगे तो इस तरह फिर इसका जर्नल सॉल्यूशन एफ ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो इस तरह लिख देंगे जी। आगे देखें जी इसका जो ई पार्ट है डी एक्स ओवर 1 प्लस यू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डी वाई ओवर 1 इज इक्वल टू डी यू ओवर 2। हमारे पास इधर C2 है जी। इसी तरह 1 2 3 लिख दिया। अब 2 इज इक्वल टू 3 करेंगे, सिंपल रिलेशन है तो ये y और u की फॉर्म में आ जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू डी यू ओवर 2, 2 डी वाई इज इक्वल टू डी यू, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस 2 वाई इज इक्वल टू c1। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल आ गया। इसी तरह 3 माइनस 1 माइनस 2, अब देखें 3 माइनस 1 माइनस 2, जब ये करेंगे इज इक्वल टू 2 के तो ये आ जाएगा। इस तरह ऊपर आ जाएगा जी लेफ्ट साइड पे डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u माइनस एक्स माइनस वाई, और नीचे इसका स्क्वायर रूट और माइनस के साथ डी वाई आ गया। इसी तरह आगे जब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो u माइनस एक्स माइनस वाई, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट ओवर 1/2 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस c2, और इस तरह हमारे पास ये w आ गया जी सेकंड इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल। अब v हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, ये w कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों को चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शनली इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंटीग्रल बनते हैं कि नहीं बनते। जब इन दोनों को वेरीफाई कर लेंगे कि ये दोनों फंक्शनली इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंटीग्रल्स हैं तो फिर उसके बाद इसका जर्नल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख देंगे जी। एफ ऑफ यू माइनस 2y वाई प्लस 2 इंटू यू माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रूट। यहाँ तक हमने कोजाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोजा फर्स्ट ऑर्डर कोजाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। उसके हमने 5 पार्ट्स कैलकुलेट किए हैं, यही 5 पार्ट्स आप प्रैक्टिस करनी।
उसके बाद ये आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक स्टॉप कर दिया है जी। अब ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है जी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर है जी लीनियर इक्वेशंस। The general form of a linear second order in two independent variables x, y। हमारे पास ये जो 2.1 इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म है लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y। वेयर a b c d e f g ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ए देखें ए बी सी डी ई एफ ये सारे फंक्शंस ऑफ एक्स वाई हमने लिए हुए हैं, बिलोंग्स टू सी स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्या है जी? वो डोमेन है जिसमें इसके सॉल्यूशंस लाई करते हैं, और वो डोमेन क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डोमेन हम ले रहे हैं सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। और ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं सारे, ये सी स्क्वायर ओमेगा, सी स्क्वायर ओमेगा का मतलब क्या है कि इन सब के जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस होंगे। और फर्दर कंडीशन क्या है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉन जीरो इन ओमेगा, यानी इस डोमेन में इन तीनों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करें तो वो नॉन जीरो आएगा जी। ये लीनियर इक्वेशन की ये कंडीशंस के साथ ये हमारे पास जो 2.1 है वो लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। इफ वी कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, अगर जितने भी वो डेरिवेटिव है आप देखें 2.1 में u को अगर कॉमन ले लें, जिस तरह सपोज फर्स्ट टर्म है ये a एक्स वाई यू एक्स एक्स, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? a इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ब पार्शियल एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसको कैसे लिखा जा सकता है जी? प्लस 2b पार्शियल स्क्वायर यू ब पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। इसी तरह इसको कैसे लिखा जा सकता है जी? c पार्शियल स्क्वायर यू ब पार्शियल वाई स्क्वायर। इसको प्लस d पार्शियल स्क्वायर यू ब पार्शियल एक्स। इस तरह सबको लिख के अगर u कॉमन ले लें तो वो जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अगर इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को l एज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इस तरह कंसिडर कर लें तो फिर जो ये 2.1 इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड पे हम लिख सकते हैं l ऑफ u इज इक्वल टू g के। और while the homogeneous equation corresponding to 2.1 is, अब इसकी जो होमोजीनियस फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है? जिसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन u इज इक्वल टू ज़ीरो तभी एग्जिस्ट करेगा जब g ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो होमोजीनियस फॉर्म है वो आ जाएगी l u इज इक्वल टू ज़ीरो। The operator as L is linear since the condition 1.2 is satisfied for every pair of functions u1 u2 belongs to c square omega। ये जो हमारे पास ऑपरेटर L हमने डिफाइन किया है ये लीनियर ऑपरेटर है। लिनियरिटी की कंडीशन क्या है? वो जो नीचे कंडीशन 1.2 दी हुई है जी, कि हमारे पास अगर दो सॉल्यूशंस u1 u2 और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो उस पर ये ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये इक्वल होगा c1 l ऑफ u1 प्लस c2 l ऑफ u2। इसी तरह ये जो ऑपरेटर है ये ब्रैकेट में लिख के आगे u1 c1 u1 प्लस c2 u2 उस पर अगर अप्लाई करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए ये जो हमारे पास 2.2 इक्वेशन में गिवन ऑपरेटर है ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। फ्रॉम द लिनियरिटी ऑफ द ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर हमने बता दिया है कि ये लीनियर है, तो जब लीनियर ऑपरेटर है तो हम आगे लिख सकते हैं इफ u1 u2 आर सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन देन फॉर एवरी चॉइस ऑफ द कांस्टेंट द फंक्शन
C1 U1 plus up to so on Cn Un is also a solution। यानी अगर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो फिर जितने भी सॉल्यूशंस हैं इस होमोजीनियस इक्वेशन के इसके, उनका अगर लीनियर कम्बिनेशन ले लें तो वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। अब कैसे सॉल्यूशन होगा कि L की इस U की जगह पे ये चीज़ अगर पुट कर दें C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू सो ऑन Cn Un, तो उस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर L अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, C1 L of U1 plus C2 L of U2 plus up to so on Cn L of U1 n। तो अब हम कह रहे हैं कि U1 U2 up to so on Un ये सारे सॉल्यूशंस हैं 2.3 के, तो ये 0 के इक्वल होंगे। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि L of C1 U1 plus up to so on Cn Un ये भी 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई कर गया 2.3 को, तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो तो जितने भी उसके सॉल्यूशंस होंगे उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उनका सॉल्यूशंस होगा। Furthermore, if UP is a particular solution of equation 2.1, यानी ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, आपको पता है बीएससी में भी ओडीई सॉल्व करते हुए जब आप हर ऑर्डर ओडीई नॉन होमोजीनियस सॉल्व करते हैं तो पहले होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करके फिर नॉन होमोजीनियस पार्ट में पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यूपी पार्टिकुलर सॉल्यूशन है 2.1 का, इसका अगर ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो जब इस पे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर U1 U2 अप टू सो ऑन UN हमारे पास n सॉल्यूशंस हों होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन होगा। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा प्लस L ऑफ यूपी, और ये फिर सम किसके इक्वल सिंपल आ गया, L ऑफ यूपी इज इक्वल टू जी। अब जब इस पे अप्लाई किया ये डिफरेंशियल ऑपरेटर तो ये भी जी के इक्वल आ गया, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसलिए ये जो u है C1 U1 प्लस अप टू सो ऑन Cn Un प्लस UP जो कंप्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी फिर सॉल्यूशन हो जाएगा 2.1 का फॉर एवरी चॉइस ऑफ कांस्टेंट C1 अप टू सो ऑन Cn। कांस्टेंट यहाँ पे कोई भी पुट करें तो ये इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये सेटिस्फाई सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर गया है। जब इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आंसर राइट साइड वाला आना चाहिए, तो वो राइट साइड वाला जी आ रहा है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ये सॉल्यूशन है 2.1 का। We shall now consider the simplest case when the coefficients in equation 2.1 are real constants। यानी हम ये तो जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम इसमें सिंपल केस ले रहे हैं। सिंपल कौन सा केस ले रहे हैं कि आप देखें इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं A B C D E F G ये सारे फंक्शंस ऑफ एक्स वाई हैं। तो हम सिंपल केस ले रहे हैं कि यानी ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ये सिंपल कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर्स है। assume also that the given function g is a real valued analytic function in g। और ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो राइट साइड पे फंक्शन जी है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन हम दो टाइप के डिस्कस करते होते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन रियल डोमेन में और एक एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स डोमेन में। लेकिन यहाँ पे हम रियल डोमेन ले रहे हैं इसलिए हम एनालिटिसिटी इस फंक्शन की चेक करते हैं रियल लाइन पे, रियल डोमेन में। और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है जी, देखें नीचे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, रियल फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट पोजेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स एंड एग्रीज विद इट्स टेलर सीरीज इन अ नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट। यानी कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होगा
कि किसी डोमेन में, आपको याद होगा बीएससी में आप दो सीरीज पढ़ते हैं, एक टेलर सीरीज और एक मैक्लॉरन सीरीज। मैक्लॉरन सीरीज अबाउट ऑरिजिन आप एक्सपेंड करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह एक टेलर सीरीज एक्सपेंड करते होते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। किसी ए पॉइंट के अबाउट यानी उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हैं किसी फंक्शन की। तो ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई, ये तो उधर तो हम एक वेरिएबल से ले रहे होते हैं, सिंगल वेरिएबल एक्स। इसी तरह उसी टेलर सीरीज को एक्सपेंड किया जा सकता है फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इसकी टेलर सीरीज है, यानी ये जो जी एक्स वाई फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है, यानी कोई भी डोमेन में ऐसे पॉइंट ले लें तो उसकी नेबरहुड में इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड की जा सकती है। और टेलर सीरीज एक्सपेंड करने का मतलब यही है कि किसी भी डोमेन की के पॉइंट की नेबरहुड में इसके सारे ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी एनालिटिक फंक्शन सिंपल हमारे पास क्या होता है कि किसी डोमेन में हम एनालिटिक फंक्शन कौन सा कहते हैं कि अगर उस डोमेन में किसी भी पॉइंट के अबाउट उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड की जा सके, उसको इन टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज लिखा जा सके किसी भी अंग का, यानी इनफाइनाइट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम इस तरह उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सके तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कह देते हैं। यानी ये जो हमारा राइट साइड पे जी ऑफ एक्स वाई है ये एनालिटिक फंक्शन है। Then in some cases we can obtain the general solution of equation 2.3। यानी कुछ केसेस में, ज़रूरी नहीं कि सब में, लेकिन यह है कि कई दफ़ा हम इसका 2.3 जो होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अ रिलेशन इन्वॉल्विंग 2 आर्बिट्रेरी सी स्क्वायर फंक्शन सच दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2.3 रिजल्ट। यानी एक रिलेशन जो दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे, जिस तरह यानी कि u1 और u2 को आर्बिट्रेरी फंक्शंस ले लें कि कोई भी पैरामीटर ले लें हम कांस्टेंट्स, तो उनके साथ इनके साथ मल्टीप्लाई करें c1u1 प्लस c2u2, तो l ऑफ c1u1 प्लस c2u2 इज इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस तरह वो जो c1u1 प्लस c2u2 है वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, इस इक्वेशन 2.3 का। If UH denotes the general solution of homogeneous equation 2.3, अगर इसका UH हम कहते हैं कि इस homogeneous equation का solution है, UP is any particular solution of inhomogeneous equation 2.1 और UP इस non homogeneous का particular solution है, तो U आपको याद होगा बीएससी में जिस तरह लिखते होते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करके और उसके कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करके, तो उसका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन है इन होमोजीनियस इक्वेशन का। इसी तरह यहाँ पे अगर UH इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है और UP इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है U इज इक्वल टू UH प्लस UP, ये जनरल सॉल्यूशन होगा किसका, इस इन होमोजीनियस इक्वेशन का। We classify linear differential operators into 2 types which we shall study separately। हमारे पास ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है हम इसको 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, L पार्शियल व पार्शियल x पार्शियल व पार्शियल y इज रिड्यूसिबल और फैक्टरेबल। यानी ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। इफ इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म दिस।
यानी अगर इसको इस तरह लीनियर फैक्टर बना लिए जाएं, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है एल, आप देखें जो हमने डिफाइन किया है, ये इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, और पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, और फिर आगे फर्स्ट डेरिवेटिव और कांस्टेंट। यानी ये पूरा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अगर इसको फैक्टराइज किया जा सके किस तरह के दो लीनियर ऑपरेटर्स में, दो लीनियर इस फॉर्म में इसको फैक्टराइज किया जा सके, यानी दोनों के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये रिड्यूसेबल लीनियर ऑपरेटर है या फैक्टरेबल लीनियर ऑपरेटर है। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में ना लिखा जा सके तो फिर हम कहते हैं कि ये इरिड्यूसेबल है या नॉन फैक्टरेबल है ये ऑपरेटर। आगे रिड्यूसेबल इक्वेशन, in this case the general solution can be found with the aid of the results of section 1.2। यानी अगर ये रिड्यूसेबल इक्वेशंस हैं, रिड्यूसेबल इक्वेशन कब होंगी, यानी जब उनका जो लीनियर ऑपरेटर है ये इस तरह प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर में, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है सॉरी, ये प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स में लिखा जा सके, तो फिर हम कहें, फिर हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जो हमने इससे पहले वाली इक्वेशन में ये कहा है कि कुछ केसेस में इसका जनरल सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वो यही बात है कि अगर इसको हम फैक्टर इसके बना लें डिफरेंशियल ऑपरेटर के, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लें, तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है सेक्शन 1.2 की हेल्प से हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे सेक्शन 1.2 यूज करके, ये आगे हम देखेंगे कि कैसे सेक्शन 1.2 यूज हो रही होती है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, इसको यूज करके और इसको यूज करके। Since the coefficients are constants and partial square partial xy partial square partial y partial x, यानी ये दोनों अगर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कोफिशिएंट कांस्टेंट्स हैं और ये इक्वल हैं, तो फिर जो ऑपरेटर्स हैं ये कम्यूट करते हैं, दैट इज L1 L2 इज इक्वल टू L2 L1। यानी पहले सेकंड ऑपरेटर अप्लाई कर लें, फिर फर्स्ट ऑपरेटर अप्लाई कर लें, इसको हम L1 का नाम दे रहे हैं और इसको L2 का नाम दे रहे हैं, तो हम कोई भी पहले अप्लाई कर लें, L2 पहले अप्लाई कर लें या L1 पहले अप्लाई कर लें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अब देखें, if u1 is a solution of the linear first order equation L1 of u is equal to 0, अगर ये जो हमारे पास है L1 क्या है, हमारे पास ये फर्स्ट ऑपरेटर है और इसके साथ u मल्टीप्लाई कर दें तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन बन जाती है होमोजीनियस। तो ये जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर u1 उसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि u1 सेटिस्फाई करेगा। तो L ऑफ u1 को हम ऐसे, L हमारा यहाँ पे क्या है, L किसके इक्वल है, L1 और L2 के, और L1 और L2 ये है हमारे पास, और जो रिजल्टेंट L है वो किसके इक्वल होगा, वो जो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है ये वाला, ये हमारा ऑपरेटर L है। तो अगर U1 हम कह रहे हैं कि u1 सॉल्यूशन है, लीनियर सॉल्यूशन है इस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का, तो Lu किसके इक्वल होगा, L1 L2। अब L1 L2 हम कह रहे हैं ये कम्यूट करते हैं, तो इस तरह लिखा जा सकता है L2 और L1। अब L2 L1 U को ऐसे लिखा जा सकता है L2 इंटू L1 U1 और L1 U1, क्योंकि U1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ये 0 के इक्वल होगा और L2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 0 इज इक्वल 0, ये L2 ऑफ 0 0 के इक्वल आ गया। ये कैसे L2 ऑफ 0 0 के इक्वल आ गया, ये डायरेक्ट हमने नहीं लिख दिया, बल्कि यहाँ पे ये रिजल्ट यूज हो रहा है। कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है, ये हमारे पास अलजबरा का रिजल्ट यूज हो रहा है कि शायद आपने
फंक्शनल में भी पढ़ेंगे आगे, या फंक्शनल अगर अभी है तो शायद पढ़ रहे हूँ कि अगर कोई ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है तो फिर वो ज़ीरो को हमेशा ज़ीरो पे मैप करता है। तो क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ये जो L1 है हमारे पास ये वाला और ये L2 ये दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं, और जब ये दोनों लीनियर ऑपरेटर हैं तो फिर ये ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करेगा। तो अब L ऑफ U1 किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। इसका मतलब ये है कि जो U1 है वो सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का 2.3 का। इसी तरह अगर U2 सॉल्यूशन हो इस इक्वेशन का तो U2 फिर सॉल्यूशन 2.3 का भी बन जाएगा इसी मेथड से। जिस तरह ये लिखा है इधर L ऑफ U2 लिख दें, इधर U2, तो ये सारा भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो U2 है वो भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंस L इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, ये हम पहले कह चुके हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर है, तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है तो ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि L ऑफ U इज इक्वल हो जाएगा L ऑफ U1 प्लस L ऑफ U2 के। तो इस तरह जो हमारे पास इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन आएगा। अकॉर्डिंगली इफ A इज इक्वल टू A1 A2 non-zero and the factors L1 L2 are distinct, then the general solutions of 2.3 is given by, यानी ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है फिर इसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है UH इज इक्वल टू ई पावर माइनस C1 A1x phi of B1x minus A1y plus e power minus C2 over A2x psi of B2x minus A2y, where phi and psi are arbitrary twice continuously differentiable functions। अब यानी इसका U1 U2 अगर दोनों के वो सॉल्यूशंस हों L1 का भी और L2 का भी, तो इस इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। किस तरह? उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके। तो ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ये किसका सॉल्यूशन है? ये L हमारे पास जो L1 U1 है उस इक्वेशन का, L1 ऑफ U का ये सॉल्यूशन है और दूसरी ये जो L2 ऑफ U है उसका ये सॉल्यूशन है। और L1 और LU हमारे पास क्या है जी? ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है जी। अब ये कैसे आ रहा है ये सॉल्यूशन? इस पे हम थ्योरी सेक्शन 1.2 की अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ी हुई है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। अब वो थ्योरी कैसे इस पे अप्लाई होगी और ये सॉल्यूशन आएगा, पहले उस थ्योरी का थोड़ा सा इस थ्योरी को रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये रिजल्ट डिड्यूस करेंगे कि उस थ्योरी को अप्लाई करके ये हमारे पास कैसे सॉल्यूशन आ रहा है। देखें जी, लीनियर, ये हमारे पास सपोज लीनियर नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है L, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में बना हुआ है जिस तरह हमने इधर L1 लिखा हुआ है या L2 लिखा हुआ है, सिर्फ उधर A B C है और इधर A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है। और LU इज इक्वल टू D, और इसकी जो होमोजीनियस इक्वेशन आएगी वो L ऑफ U इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये हमने सेक्शन 1.2 में ये पढ़ा है, मैं कुछ स्टेप्स उसके लिख रहा हूँ दोबारा ताकि रिवीजन हो जाए और आपको समझ आ जाए कि उससे कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब ये हमने होमोजीनियस इक्वेशन लिख दी, where ABC belongs to C1 ओमेगा, ओमेगा सबसेट ऑफ R। आपको याद होगा उधर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन सपोज करते होते थे कि एक नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते थे, एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ x और ईटा एज अ फंक्शन ऑफ x, where xy belongs to ओमेगा। इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इंट्रोड्यूस करवाते थे कि जो उनका जैकोबियन आ रहा है, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके डिटर्मिनेंट लें तो वो नॉन ज़ीरो आए, हमने यानी लाई और ईटा ऐसे चूज़ करने हैं। तो वो क्यों हम जैकोबियन नॉन ज़ीरो की कंडीशन यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने उस वक्त भी उसको आपको लोगों को बताया था कि इस वजह से कि हम ताकि इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकें, यानी जिस तरह हम एक्स वाई को चेंज कर रहे हैं एक्साई और ईटा में,
तो जब जैकोबियन का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इन्वर्स भी उसका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें एक्स आई वाई ईटा एक्स ईटा वाई, वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये तभी इन्वर्टेबल होगा जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो ये इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि जिस तरह हम एक्स वाई को एक्साई ईटा में चेंज कर रहे हैं, इसी तरह दोबारा एक्साई ईटा को एक्स वाई में चेंज कर देंगे। अब यू एक्स को हम इन टर्म्स ऑफ एक्साई ईटा किस तरह लिख सकते हैं, ये उधर पढ़ा था। यू एक्स किसके इक्वल होगा जी, पार्शियल यू ब पार्शियल एक्साई और पार्शियल एक्साई ब पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ब पार्शियल ईटा इंटू पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यू एक्स इसके इक्वल आ जाएगा और यू वाई इसके इक्वल आ जाएंगे। और उधर ही हमने पढ़ा था कि वो जो इक्वेशन है हमारे पास होमोजीनियस, ये वाली जो इक्वेशन है 1.8, इसको जब एक्साई ईटा इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं तो इसको एक्साई ईटा में इस तरह लिखा जा सकता है, वेयर द कोफिशिएंट्स आर नाउ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल्स एक्साई ईटा, यानी सारे कोफिशिएंट्स एक्साई ईटा में आ गए। और एम इज़ टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 1.9। हमारा मकसद क्या होगा कि ये 1.9 जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना बाय चूजिंग ईटा सच दैट, यानी ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं एक्साई और ईटा, उधर हमने पढ़ा था कि ईटा कोई ऐसा चूज़ करेंगे कि ये इसको ज़ीरो कर दे। जब इसको ज़ीरो कर देगा तो ये सिंपल यू एक्साई इन टर्म्स ऑफ एक्साई ये इक्वेशन बन जाएगी। जब इन टर्म्स ऑफ एक्साई ये इक्वेशन बन जाएगी तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्साई। तो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो फिर जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे उसका सॉल्यूशन फिर एक्साई ईटा को दोबारा एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेंगे। और उधर याद होगा हमने ये जब पढ़ा था तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कुछ स्टेप्स में लिख रहा हूँ ताकि वो ओवर भी हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ओवर ए। और इसका हमने सपोज किया था जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो जर्नल सॉल्यूशन है वो हमारे पास ईटा उसको कंसिडर कर लेते हैं, जो कांस्टेंट जो इम्प्लिसिट ये फंक्शन आता है लेफ्ट साइड पे उसको हम ईटा कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह हमें ईटा मिल जाता है। और एक्साई हम कोई भी ऐसा चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए ये जैकोबियन नॉन ज़ीरो हो, तो सिंपल केस में हम एक्साई एक्स चूज़ कर लेते हैं। एक्साई जब एक्स चूज़ कर लेते हैं तो फिर इसका ये जो जैकोबियन है ये नॉन ज़ीरो हो जाता है, ईटा वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं इस तरह, क्योंकि ईटा नॉन ज़ीरो है, ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये नॉन ज़ीरो इधर आ रहा होता है, वो कंडीशन हम उधर डिटेल से पढ़ते हैं। तो ईटा वाई जब नॉन ज़ीरो है, जैकोबियन नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टेड इन दिस मैनर, दैट इज अब हमें एक्साई भी मिल गया, एक्स और ईटा फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया, वेयर ईटा एक्स वाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ODE 1.1। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा is invertible, then the equation reduces to the following simple form। तो फिर हमने, क्योंकि ये जो हमारा कोफिशिएंट है ये ज़ीरो के इक्वल हमने सपोज किया कि ऐसा ईटा चूज़ करेंगे जो इसको ज़ीरो कर देगा, तो ये टर्म जब ज़ीरो हो जाएगी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी और थर्ड वाली टर्म बच जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जब इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, ये टर्म क्योंकि ज़ीरो हो गया, ईटा ही हमने ऐसा चूज़ किया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक यू सॉल्यूशन आ जाएगा, यू इन टर्म्स ऑफ एक्साई और ईटा। और जब एक्साई ईटा को दोबारा एक्स वाई की फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये देखें जी ये हमने वही L1 अप्लाई किया है, u इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 ux प्लस b1 uy प्लस c1 u इज इक्वल टू 0, और वही जो हमने उधर लिखा था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू b ओवर a, क्योंकि ये वही फॉर्म बन गया है जो हमने इधर पढ़ी है, इससे पहले जो हमने पढ़ी है ये फॉर्म, ये वही फॉर्म डी को ज़ीरो करने से ये यही फॉर्म बन रही थी उधर। तो इसको हमने क्या लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बी ओवर ए होगा, बी कोफिशिएंट किसका है, यू वाई का, और ए कोफिशिएंट किसका है, यू एक्स का।
इसी तरह यहाँ पे b1 और a1 लिख दिया और a1 dy इज इक्वल टू b1 dx, फिर b1 dx माइनस a1 dy इज इक्वल टू 0। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया b1x माइनस a1y इज इक्वल टू k। और हमने क्या कहा था कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसको हम इन टर्म्स ऑफ ईटा लिख लेते हैं। तो ईटा हम ले लेंगे b1x माइनस a1y और एक जाई हम चूज कर लेंगे x। तो ये हमारे पास क्योंकि होमोजीनियस है, होमोजीनियस में ए और सी ये यही फॉर्म बनेगी, ये जो हमने पहले पढ़ी है उधर ये वाली फॉर्म। तो इस फॉर्म में हम लिख देंगे ए यू एक्साई प्लस सी यू इज इक्वल टू 0। अब ए हमारा a1 है प्लस c1 u इज इक्वल टू 0, a1 पे डिवाइड किया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो e पावर c1 ओवर a1 इंटू एक्साई, तो ये डिफरेंशियल आ जाएगा किसका, e पावर c1 ओवर a1 एक्साई इंटू यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ गया। जब ये 0 के इक्वल आ गया तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर राइट साइड पे कांस्टेंट आएगा। तो क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्साई और ईटा, तो जो मिसिंग है हम उसका फंक्शन ले लेते हैं एज अ कांस्टेंट। तो e इज इक्वल टू c1 ओवर एक्साई लेफ्ट साइड पे, u इज इक्वल टू एफ ऑफ ईटा आ गया। अब जब इधर इसको इस e पावर c1 और a1 एक्साई को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू एफ ऑफ ईटा e पावर माइनस c1 ओवर a1 इंटू एक्साई। अब e पावर माइनस c1 ओवर a1 इंटू एक्साई, एक्साई हमारा क्या था x, और f ऑफ b1 माइनस b1x माइनस a1y, ये जब पुट करेंगे इधर हमने f लिखा है उधर फाई लिखा हुआ है और साई लिखा हुआ है। इसी तरह ये दोनों सॉल्व करके a1 b1 वाली और a2 b2 वाली, तो हम ये इसका जर्नल सॉल्यूशन लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो लिखा हुआ है 2.5। तो इस तरह होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया इस फॉर्म में जी, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2 अगर हमारे पास रिड्यूसेबल हो। अगर रिड्यूसेबल ऑपरेटर हो यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर वो रिड्यूसेबल ऑपरेटर हो तो फिर उस इक्वेशन का हम जर्नल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल हम उसमें आइडेंटिफाई कर लें a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 और इसमें पुट करें तो डायरेक्ट उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा।